तेलंगाना से जहां भारी बारिश की वजह से नदी में आए उफान में 6 लोग फंस गए और तेलंगाना के नैनपाका गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां की नदी के तेज धार में 6 लोग फंस गए। नदी में अचानक पानी बढ़ने की वजह से लोगों की सांसें अटक गई, जिसके बाद उन लोगों ने किसी तरह जमीन खोदने वाली एक मशीन पर बैठकर जान बचाने की गुहार लगाई। बाद में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचा और सभी 6 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने तेलंगाना के कई इलाकों में हाहाकार मचा दिया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। लेकिन तेलंगाना के साथ ही बाढ़ और बारिश ने महाराष्ट्र में भी तबाही मचा दी। मुंबई के निचले इलाकों में जल भराव से लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई और महाराष्ट्र के कई जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। मुंबई से जो तस्वीर सामने आई उसमें भारी बारिश की वजह से सबवे में घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से कई लोग वहां फंस गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद एक रस्सी को दोनों छोर पर बांधा गया। इसके बाद लोग रस्सी पकड़कर उस सैलाब को पार करते दिखे। एक एक कर सभी लोगों को वहाँ से निकाला गया। और महाराष्ट्र पर बरसी मूसलाधार आफत की एक तस्वीर ठाणे के भिवंडी इलाके से भी सामने आई। यहाँ सुबह से जारी बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया, जिसके बाद शहर के कई इलाके तालाब में बदल गए और जहां तक निगाह गई वहां तक सिवाय पानी के कुछ नजर नहीं आया। और पानी भी ऐसा कि लोगों के घर और दुकानें उसमें डूबे नजर आई। सड़कों पर जमा घुटनों तक पानी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। वहां से आई एक तस्वीर में दिखा कि सड़क पर जमा पानी को पार करते वक्त एक लड़के का बैलेंस बिगड़ा और फिर वो बरसाती पानी में काफी दूर तक बहता चला गया। इसके अलावा वहाँ से निकलने वाली गाड़ियों के पहिए भी पानी में पूरी तरह डूबे दिखाई दिए। चारों तरफ जमा पानी ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया और जो लोग हिम्मत करके बाहर निकले उनके लिए परेशानियां कई गुना बढ़ गई, क्योंकि उफान मारते पानी ने लोगों का सड़कों पर चलना तक मुश्किल कर दिया। और कुछ ऐसी तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर से भी सामने आई। वहां पर पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। खेत, घर, सड़कें और मंदिर तक पानी में समा गए। कोल्हापुर के कई गाँव में सैलाब का सितम देखने को मिला, जिससे हालात बेहद खराब हो गए। बताया गया कि पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई गांवों में पानी घुस गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़कें तो कहीं नजर ही नहीं आई, देखा तो सिर्फ पानी, वो भी इतना कि कई घर और मंदिर पूरी तरह पानी में समा गए। ऐसा लगा मानो रिहायशी इलाके के बीच से होकर नदी बह रही हो। पंचगंगा नदी के उफान के चलते कई इलाके डूब चुके हैं। वहाँ सड़क पर कई फीट पानी भर जाने से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि हालात को देखते हुए पहले ही वहाँ प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जारी कर दिया था। इसी बीच लगातार हो रही बारिश की वजह से पंचगंगा नदी पर बना डैम एक बार फिर लबालब हो गया और निचले इलाकों में फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि बारिश के बाद डैम में जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। ज्यादा पानी भरने के बाद बांध के टूटने का खतरा मंडराने लगा और एक बार फिर राजाराम डैम से पानी छोड़ा जा सकता है, जिससे वहां हालात और बिगड़ने का खतरा बढ़ गया। क्योंकि एक रोज पहले जब डैम से पंचगंगा नदी में पानी छोड़ा गया तो उस नदी का पानी तेज रफ्तार से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ गया, जिससे नदी के आसपास के इलाके जलमग्न हो गए, जिसके बाद डैम के गेट बंद कर दिए गए। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से एक बार फिर पंचगंगा नदी लबालब भर गई और डैम से एक बार फिर पानी छोड़ा जा सकता है। वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लगातार हो रही भयानक बारिश ने वहां के लोगों में दहशत पैदा कर दी, क्योंकि वहां बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और इस वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। और लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं, क्योंकि वहां आसमान से इतना ज्यादा पानी बरसा कि शहर की कई सड़कें पानी में पूरी तरह डूबी नजर आईं और मजबूरी में लोग उसी गंदे पानी के बीच से होकर गुजरते दिखे। इतना ही नहीं, रत्नागिरी के कुछ इलाकों में तो गर्दन से ऊपर तक पानी जमा हो गया, जिसके बाद लोगों को उस इलाके से दूर रहने के लिए कहा गया। यही नहीं, मौसम विभाग ने रत्नागिरी में भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी कर दिया, यानी रत्नागिरी में आसमान से पानी की शक्ल में आफत बरसेगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर वहाँ रहने वाले लोगों की मुसीबत और बढ़ जाएगी। उधर तेलंगाना में भी भीषण बारिश ने जमकर कहर बरपाया। वरंगल जिले में हुई मूसलाधार बारिश से लोग मुश्किल में फंस गए और जल भराव के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ की मदद लेनी पड़ी। और भीषण बारिश के बाद टापू बन चुके वरंगल में लोगों की जान बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने पहुंची। वहां पर इतनी बारिश हुई कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में पूरी तरह से डूबी नजर आईं और घर कई फीट तक भरे पानी में डूबे नजर आए। बेहिसाब जल भराव से लोग अपनी जान बचाने के लिए घर की छतों पर चढ़ गए, क्योंकि वहां लगातार हुई बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। रेस्क्यू टीम के साथ कुछ स्थानीय लोगों ने भी वहां फंसे लोगों की मदद की और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इस बीच तेलंगाना के मुलुगु में वाटरफॉल देखने गए 80 पर्यटकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा, क्योंकि ये सारे लोग वाटरफॉल देखने वहां पहुंचे थे, लेकिन भारी बारिश के बाद हाईवे पर पानी भरने की वजह से वहीं फंस गए।
और हर गुजरते वक्त के साथ वहाँ के हालात बिगड़ते जा रहे थे। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार थी। पानी भरे होने की वजह से सड़क पर गाड़ियाँ रेंगती दिखाई दी, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी एनडीआरएफ की टीम को मिली, वो बिना देरी किए वहां पहुंच गई, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एनडीआरएफ की टीम ने पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, जिसके बाद सुबह तक 80 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हाईवे पर घुटनों तक पानी भरा नजर आया। वहीं मौसम विभाग ने मुलुगु और उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई। उधर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ खिसकने से हड़कंप मच गया, क्योंकि चंद सेकंड में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया और बड़ी बड़ी चट्टानें पास के एक गांव के पास आकर गिरी, जिसके बाद मलबे से उठी धूल के पार देख पाना मुश्किल हो गया और पहाड़ का मलबा वहां के कुछ मकानों पर खतरा बनकर मंडराने लगा और लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद एहतियातन वहां के सभी घर खाली करवा लिए गए। और इधर हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से दिल्ली के पास यूपी के नोएडा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से यमुना नदी के बाद हिंडन नदी में भी उफान आ गया, जिसकी वजह से उसके बाढ़ का पानी नोएडा के कई इलाकों में घुस गया। सेक्टर 63 का चोधपुर इलाका टापू की तरह नजर आने लगा। वहां हर तरफ नदी के बाढ़ का पानी भरने से लोग घरों में कैद होने पर मजबूर दिखे, क्योंकि उस इलाके में बने घर कई फीट तक भरे पानी में डूबे नजर आए, जिसकी वजह से हिंडन नदी के डूबे क्षेत्र में बसे उस इलाके में रहने वाले लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। इन दिनों यमुना नदी के बाद हिंडन नदी में उफान के बाद उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिखने को मिले। उधर यूपी के सहारनपुर में लहरों के बीच जान दांव पर लगाते हुए बच्चों का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। सहारनपुर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद वहां की छोटी बड़ी सभी नदियां उफान पर बहने लगी, जिसके बाद वहां से सामने आई तस्वीरें डराने लगी, जिनमें एक तस्वीर में स्कूली बच्चे जान पर खेलकर लहरों को पार करते दिखे। कुछ साइकिल और मोटरसाइकिल सवार भी पानी की तेज रफ्तार को काटकर मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते दिखे। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं जानते कि ये सफर जोखिम से भरा है। एक छोटी सी चूक और पानी का तेज वेग इन्हें साथ बहा ले जाएगा, लेकिन कोई और विकल्प न होने की वजह से ये लोग जान पर खेलकर हर रोज ये सफर करने पर मजबूर हो गए। और इसी बीच यूपी के सहारनपुर में घरों में धमोला नदी का पानी घुस गया, जिसके बाद वहां के लोगों को बचाने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि वहां की धमोला नदी के पानी ने रिहायशी इलाकों में धावा बोल दिया और लोगों के घरों के हर कोने में कब्जा कर लिया, जिसके बाद वहां रहना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए प्रशासन ने दिन का इंतजार करने की बजाय रात के अंधेरे में ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। किसी को सीढ़ी के सहारे घर से बाहर निकाला गया, तो कहीं लाइफ जैकेट और ट्यूब के सहारे लोग पानी के चंगुल से बाहर आते दिखे। कई घरों का निचला हिस्सा पानी से इस कदर लबरेज हो गया कि लोग जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिल पर चले गए। उन्हें वहाँ से सीढ़ी के सहारे बाहर निकाला गया। उधर राजस्थान के बीकानेर में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि तेज बारिश के बाद कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और लोग अपने घर में ही कैद हो गए, जिसके बाद वहां से आई तस्वीरें डराने लगी, क्योंकि पूरे इलाके में सैलाब का कब्जा नजर आया। जो जहां पर मौजूद था वो वहीं कैद हो गया। कई इलाकों में जलभराव के बाद नगर निगम भी एक्शन में दिखा। पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव शुरू किया गया। वहां के आनंदी मार्ग आश्रम इलाके से एक तस्वीर सामने आई, जिसमें जलभराव की वजह से 16 बच्चे फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए नगर निगम की टीम ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंची। बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉली में बिठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। इस बीच राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान पहुंची अंजू का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें उनके पति बताए जा रहे नसरुल्ला खान के साथ वो लंच करती दिखाई दी। उस वीडियो में लंच के दौरान नसरुल्ला के कई और साथी भी दिखे और लंच के दौरान अंजू बुर्के में नजर आई। पाकिस्तान से आए इस वीडियो में अंजू के बगल में नसरुल्ला बैठे दिखे, तो उनकी दाहिनी तरफ नसरुल्ला के मित्र और ब्लॉगर नुमान खान और कुछ दोस्त लंच करते दिखाई दिए। वीडियो में अंजू काफी खुश दिखाई दी। बीते 21 जुलाई को अंजू अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान अपने दोस्त नसरुल्लाह से मिलने चली गई, जिसके बाद पाकिस्तान की मीडिया के दावे के मुताबिक अंजू ने इस्लाम धर्म अपनाया और अपना नाम फातिमा रखकर नसरुल्लाह से 25 जुलाई को शादी कर ली। इस बीच पाकिस्तान की मीडिया में अंजू और नसरुल्लाह का निकाह नामा भी सामने आया। हालांकि अंजू ने नसरुल्लाह से शादी के दावे को गलत बताया और जल्द ही भारत लौटने की बात कही। और इस बीच पाकिस्तान गई अंजू का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म सामने आया, जिसमें अंजू ने पाकिस्तान जाने की वजह शादी बताई और वीजा मिल जाने के बाद वो अपने पति और 2 बच्चों को राजस्थान के अलवर में छोड़कर उन्हें बिना बताए अपने दोस्त नसरुल्लाह खान से मिलने पाकिस्तान चली गई और वहां उनके धर्म परिवर्तन करके फातिमा बन जाने और नसरुल्लाह के साथ शादी करने का दावा किया गया।
पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक इस शादी की पुष्टि निकाह पढ़वाने वाले काजी ने भी की, जिसके बाद अंजू और नसरुल्लाह का एक निकाहनामा भी पाकिस्तान की मीडिया ने जारी किया। दावे के मुताबिक अंजू को मेहर की रकम में 10,000 पाकिस्तानी रुपए और 10 तोला सोना मिला। वहीं अंजू के पति अरविंद के दावे के मुताबिक अंजू ने उन्हें फोन पर बताया था कि वो अपने दोस्त से मिलने के बाद भारत वापस लौट आएंगी, लेकिन अब जब वीजा एप्लीकेशन फॉर्म सामने आया तो उसमें अंजू ने पाकिस्तान जाने की वजह शादी लिखी, जिससे अंजू का झूठ सामने आया और वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उधर अंजू के बाद चीन की एक और महिला भी अपने प्रेम के लिए पाकिस्तान पहुंच गई और पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक चीन की महिला की दोस्ती भी सोशल मीडिया पर हुई और उसे प्यार हो गया, जिसके बाद वो प्रेमी से मिलने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई। और पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक चीन की महिला सुन गोफांग ने अपने 18 साल के प्रेमी जावेद के लिए इस्लाम धर्म भी अपना लिया और अपना नाम किस्वा रख लिया और वो जावेद से शादी करने का प्लान भी बना रही है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक जावेद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के आदिवासी क्षेत्र बाजौर जिले का रहने वाला है, लेकिन वो निचले दीर जिले में अपने चाचा के पास रहता है। और पाकिस्तान की पुलिस के मुताबिक दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट के जरिए संपर्क में थे और दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सुन गोफांग टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान आई है और वो 3 महीने तक वैध है। इस बीच अंजू के पाकिस्तान जाने से किरण बाला की कहानी लोगों को याद आने लगी, क्योंकि अंजू की तर्ज पर पंजाब की रहने वाली किरण बाला ने भी करीब 5 साल पहले सोशल मीडिया के संपर्क में आए पाकिस्तान के अपने दोस्त से वहां जाकर शादी कर ली थी। और तब से ही पंजाब के होशियारपुर में रहने वाला किरण बाला का परिवार उनका इंतजार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक 12 अप्रैल 2018 को एक धार्मिक जत्थे के साथ किरण बाला अपने ससुर और 3 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई, जिसके बाद किरण बाला के परिवार ने कुछ दिनों तक उनके आने का इंतजार किया। लेकिन इस बीच किरण बाला अपने पाकिस्तानी प्रेमी के साथ पाकिस्तान की मीडिया के सामने आई और उसे अपना पति बताने लगी, जिसके बाद पंजाब के होशियारपुर में हड़कंप मच गया, क्योंकि वहां किरण बाला के 3 बच्चे अपनी मां के इंतजार में थे। जानकारी के मुताबिक किरण बाला ने अपना नाम अमीना रख लिया और उसके बाद उनका कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन इस बीच अंजू के पाकिस्तान जाने और वहां पर शादी करने के दावे के बाद सुरक्षा एजेंसियों को ये आशंका है कि कहीं अंजू का भी हश्र किरण बाला जैसा न हो जाए। उधर दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में भ्रष्टाचार के आरोपियों को संसद में जगह देने पर लोग भड़क गए, जिसके बाद राजधानी लीमा में ऐसा हंगामा शुरू हुआ कि पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए, क्योंकि लोगों ने संसद भवन के बाहर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी काफी देर तक शांतिपूर्वक तरीके से संसद भवन के बाहर धरना देते रहे, लेकिन जब वो वहां से नहीं हटे तो पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती उठाने की कोशिश की, जिस पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़क गया और वो पुलिस वालों से ही भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती बरतते हुए आंसू गैस के गोले दागे और लोगों को वहां से खदेड़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वहां जिन 2 नए सांसदों को चुना गया उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनकी जांच चल रही। यही वजह है कि लोगों ने सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जोरदार प्रदर्शन किया। इस बीच कैरेबियाई देश हैती में आपराधिक गिरोह के बढ़ते खतरे से बचने के लिए अमेरिकी दूतावास में शरण लेने पहुंचे लोगों की पुलिस से झड़प हो गई और वहां की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस पे आपराधिक गिरोह इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं कि लोगों के पास घर छोड़कर दूसरी जगह जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा और इसलिए डरे सहमे लोग अमेरिकी दूतावास के गेट के बाहर पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस वालों से उनकी झड़प हो गई। पोर्ट ओ प्रिंस में अमेरिकी दूतावास के बाहर हालात ऐसे बन गए कि पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। हालांकि इसके बावजूद लोग काफी देर तक वहां डटे रहे, लेकिन जब सख्ती ज्यादा बढ़ती गई तो वहां से हट गए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक पोर्ट ओ प्रिंस में आपराधिक गिरोह ने लगभग 80% हिस्से पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से वहां लूटपाट, गोलीबारी की घटनाएं बढ़ गईं। इसीलिए लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। उधर पेरू की राजधानी लीमा में सड़क हादसे का दिल दिला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक गाड़ी ने सामने से आ रही 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी। बताया गया कि इस दर्दनाक हादसे में करीब 21 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें वो गाड़ी तेज रफ्तार से आती हुई दिखी और उसने सामने से आ रहे एक ऑटो और एक गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके बाद उस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठे लोग उछलकर सड़क पर गिर गए। वहीं उस ऑटो और दूसरी गाड़ी में बैठे लोग भी बुरी तरह से घायल हो गए। इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक लड़का भी सड़क पर चलता दिखा, जिसके ऊपर उस गाड़ी का दरवाजा टूटकर गिर गया। तस्वीरों में हादसे के बाद वहाँ लोगों की भीड़ नजर आई, जो उन लोगों को बचाने में जुट गयी। हादसे में करीब 21 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई गयी। इधर बिहार पुलिस पर कटिहार में बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इस घटना पर बिहार में बवाल हो गया।
क्योंकि उस घटना का एक वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस वाले फायरिंग करते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ खड़े कुछ लोग पुलिस टीम पर पत्थर फेंकते दिखे। आरोप है कि बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने इस घटना पर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी, लाठीचार्ज और गोली तो चलती है। वहीं बीजेपी ने इस घटना की निंदा की। कटिहार में लोगों ने प्रदर्शन किया बिजली मांगने के लिए, तो वहाँ आपने गोली चलवा दी। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की घटना से वहां हालात तनावपूर्ण बन गए। उधर आंध्र प्रदेश के पलनाडु में वहां के मुख्यमंत्री की पार्टी के कार्यकर्ता और विपक्षी पार्टी टीडीपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। ये बवाल तब हुआ जब टीडीपी के समर्थक वहां के एक विधायक के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, लेकिन जैसे ही टीडीपी के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया वो भड़क गए और उन्होंने उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दोनों पार्टी के समर्थक एक दूसरे पर पत्थरों की बारिश करते नजर आए। बवाल तब हुआ जब वाईएसआर-सीपी के विधायक ब्रह्मा नायडू के खिलाफ टीडीपी के समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान वहां ब्रह्मा नायडू का काफिला गुजरता दिखा, जिन्हें रोकने के लिए टीडीपी समर्थक आगे आ गए, जिससे नाराज होकर विधायक ब्रह्मा नायडू बाहर आ गए और टीडीपी समर्थकों से बहस करने लगे। हालांकि बाद में वो चले गए, लेकिन उनके जाते ही दोनों पार्टियों के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझाकर मामला शांत करा दिया। उधर यूपी के सीतापुर से मारपीट का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। बताया गया कि मामूली विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो गए। क्योंकि वहां 2 पक्षों के बीच मामूली बात पर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद मारपीट होने लगी। दोनों तरफ से जमकर लाठियां चली, जिसके हाथ जो लगा वो एक दूसरे पर फेंक दिया। कई लोगों ने तो ईंट पत्थर भी फेंके। बताया गया कि एक पक्ष के लोग बाजार में कुछ खरीदने गए थे, तभी पैसों के लेन देन को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों से उनका विवाद हो गया, जो देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हर तरफ से लाठियां, ईंट और पत्थर बरसने लगे, जिसकी वजह से दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया और दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में ले लिया। उधर फिलीपींस के बेंगेत इलाके में पहाड़ खिसकने का डराने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ ही सेकंड में पहाड़ का एक हिस्सा वहां गिर गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोगों में दहशत मच गई। और इसका जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग उस पहाड़ के पास काम करते नजर आए। तभी अचानक पहाड़ का वो हिस्सा धीरे धीरे गिरने लगा और कुछ ही सेकंड में उस पहाड़ का मलबा तेजी से नीचे आ गया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग डर गए और अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन वहां खड़ी उनकी गाड़ी उसके चपेट में आ गई और पहाड़ से जो मलबा गिरा वो उसे अपने साथ ले गया। हालांकि गनीमत ये रही कि वो लोग सही वक्त पर वहां से भाग निकले और कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया गया कि इस हादसे की वजह से वहां के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। उधर अमेरिका के ओहायो में एक अश्वेत ट्रक ड्राइवर पर कुत्ते से हमला करवाने के आरोपी पुलिस वाले पर कार्रवाई की गई और उसे नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि उस पर आरोप है कि उसने एक अश्वेत ट्रक ड्राइवर पर कुत्ते से उस वक्त हमला करवाया जब वो आत्मसमर्पण कर चुका था। वहां की पुलिस के मुताबिक आरोपी पुलिस वाले को बर्खास्त कर दिया गया और ये कार्रवाई 4 जुलाई को हुए उस मामले में की गई, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर को चेकिंग के लिए रुकने को कहा गया और वो रुक गया। बावजूद इसके आरोपी पुलिस वाले ने उस ट्रक ड्राइवर पर कुत्ता छोड़ दिया, जिसे वहां मौजूद दूसरे पुलिस वालों ने छुड़वाया, लेकिन तब तक वो बुरी तरह घायल हो गया था। उधर अफ्रीकी देश नाइजर में वहां की सेना ने राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम को पद से हटा दिया। नाइजर की मीडिया के मुताबिक हालात पर काबू बनाए रखने के लिए वहां की सेना ने देश की सीमाओं को सील कर दिया और पूरे देश में सेना तैनात कर दी। नाइजर की मीडिया ने दावा किया कि उनके यहाँ सेना ने तख्तापलट कर दिया और वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद वहाँ की सेना से जुड़े कुछ अधिकारी वहाँ की मीडिया के सामने आए और देश में कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। इसके साथ ही नाइजर की सेना ने पश्चिमी देशों को धमकी भी दी कि वो उनके देश के मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न करें। नाइजर की मीडिया के मुताबिक वहाँ की सेना ने राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम पर देश की हालात खराब करने का आरोप लगाते हुए तख्तापलट का ऐलान किया। इधर झारखंड की राजधानी रांची में सीपीएम नेता की गोली मारकर हत्या के बाद हिंसा भड़क गई और सीपीएम कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने वहां बवाल कर दिया। सड़कों पर इकट्ठा नाराज लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ कर दी और यहां तक कि एसपी सिटी की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। बवाल कर रहे लोगों ने दलादली चौक के पास कुछ दुकानों को आग के हवाले भी कर दिया। हाथों में डंडे और लाठी लेकर पहुंची भीड़ ने रिंग रोड से गुजर रही दूसरी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या के बाद आक्रोशित भीड़ ने दलादली चौक को पूरी तरह जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस वालों के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों की बहस होती दिखी। हत्या की सूचना मिलने के बाद सीपीएम के कुछ नेता भी वहां पहुंच गए। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन ये हमारा बंद चलेगा। हालात को काबू में करने के लिए भारी पुलिस फोर्स दलादली चौक इलाके में तैनात कर दी गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जल्द से जल्द
हम लोग खुलासा करेंगे और जब तक इसका खुलासा नहीं हो जाता राज्य पुलिस चैन से नहीं। सीपीएम नेता सुभाष मुंडा को उस वक्त गोली मारी गई जब वो पार्टी दफ्तर में बैठे हुए थे और उसी वक्त मोटरसाइकिल से आए 3 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने सुभाष मुंडा को 7 गोलियां मारी और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए एसआईटी बना दी। पुलिस इस मामले का अनुसंधान कर रही है और एक एसआईटी भी इसमें गठित किया जा रहा है पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में। घटना वाली जगह पर मौजूद सीपीएम के कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया कि सीपीएम नेता सुभाष मुंडा अपने छोटे भाई अमित मुंडा और कुछ कार्यकर्ताओं के साथ दलादली चौक के पास पार्टी कार्यालय में बैठे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल से आए बदमाश दफ्तर में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। इसी कार्यालय में वो यहाँ बैठे थे और उसके बाद कुछ लोग आते हैं और उन पर दनादन गोलियां दाग दी जाती है। गोलीबारी की घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो के आधार पर और चश्मदीदों से पूछताछ के आधार पर पुलिस बदमाशों की पहचान में जुट गई। हालांकि सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या के बाद उनके समर्थक बुरी तरह भड़क गए और देर रात जमकर बवाल किया और दिन के वक्त अंतिम संस्कार से पहले भी कई जगहों पर प्रदर्शन किया और सुभाष मुंडा के हत्यारों को जल्द पकड़ने और फांसी की सजा देने की मांग की। मुंडा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर सड़कें जाम कर दी गई और सुभाष मुंडा के समर्थन में नारेबाजी की गई। सुभाष मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंतिम संस्कार से पहले सुभाष मुंडा के शव के पास कुछ महिलाएं रोती बिलखती दिखी। लोगों की नाराजगी और गुस्से को देखते हुए दलादली चौक और नगड़ी समेत रांची के कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। जगह जगह पुलिस के जवान तैनात नजर आए। पुलिस की सख्ती के बाद भी प्रदर्शनकारी किसी भी हाल में वहां से हटने के लिए तैयार नहीं थे। प्रशासन हम लोग को मर्डर कर दे, हम लोग को गोली मार दे, लेकिन आज हम लोग हटने वाले नहीं है। रांची समेत झारखंड के दूसरे शहरों में भी सीपीएम कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। उधर यूक्रेन की सेना ने हैरान करने वाला एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके कुछ दमकल कर्मी जंगल के बीच दौड़ते नजर आए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने उन्हें यूक्रेन के फौजी समझकर उन पर बम और गोलियां बरसाईं, जिससे वहां भगदड़ मच गई। यूक्रेन की सेना ने जो वीडियो जारी किया उसमें कुछ लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए, जबकि उनके आसपास गोलियां चलने और बमों के फटने की आवाजें सुनाई दी। वीडियो के साथ ये दावा किया गया कि उन दमकल कर्मियों को रूस की सेना ने यूक्रेन के फौजी समझकर निशाने पर लिया। हालांकि वो किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे और भागकर अपनी गाड़ी तक पहुंच गए, जिसके बाद वो तेजी से गाड़ी को लेकर खतरे वाले इलाके से निकल गए। वहीं रूस की सेना ने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके खतरनाक T-90 टैंक यूक्रेन के इलाकों में कहर बरपाते दिखाई दिए। ये वीडियो यूक्रेन के लिमान का बताया गया। दावा है कि रूस ने वहां यूक्रेन के फौजी ठिकानों पर जोरदार हमले किए, जिसके लिए उसने अपने घातक T-90 टैंकों पर भरोसा जताया, जिनसे निकले गोलों से कई किलोमीटर का इलाका दहल उठा। रूस की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में उसके कई जवान T-90 टैंकों से लिमान इलाके में धावा बोलते दिखाई दिए। दावा किया गया कि रूस के इन हमलों में यूक्रेन की सेना को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने अपने आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 की एक फैक्ट्री रूस में ही खोल दी, जिसके बाद अमेरिका को ये डर सताने लगा कि अगर रूस ने बड़े पैमाने पर इन ड्रोन को जंग में उतारने का काम शुरू कर दिया तो यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही रूस ने ईरान के इन आत्मघाती ड्रोन के दम पर जबरदस्त तबाही मचाई है। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जंग में इसकी खपत को देखते हुए ईरान ने अपने आत्मघाती ड्रोन की एक फैक्ट्री रूस में ही लगा दी। मतलब अब ईरान के खतरनाक ड्रोन रूस में ही बनेंगे और रूस की सेना इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर सकेगी, जिससे ज़ेलेंस्की के साथ ही बाइडेन की चिंता भी बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका के खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि ईरान ने मॉस्को से करीब 600 किलोमीटर दूर आलाबुगा इलाके में ड्रोन बनाने की इस फैक्ट्री पर काम शुरू कर दिया। इधर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में समीर खान नाम के आदमी पर पहचान छिपाकर शादी करने का आरोप लगा। छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक महिला ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर समीर और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के भाई साहिल खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने फेसबुक के जरिए उस महिला से गोवर्धन सैनी बनकर दोस्ती की। फिर 2020 में उसने हिंदू रीति रिवाज से उस महिला से शादी भी की। महिला ने आरोप लगाया कि बैंक पासबुक के जरिए उसे गोवर्धन सैनी की असलियत का पता चला, क्योंकि उसमें उसका नाम समीर खान लिखा था। उस महिला ने आरोप लगाया कि उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया और उसका गर्भपात भी कराया गया, जिसके बाद उस महिला ने आरोपी समीर खान समेत उसके परिवार के 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। इस बीच पंजाब के पटियाला में एक घर से संदिग्ध हालात में मां और बेटे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने बताया उन दोनों के शव घर के बाथरूम में खून से लथपथ मिले।
जिसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम की मदद से पटियाला के उधम सिंह नगर के उस घर से सबूत जुटाने की कोशिश की जहां उन्हें मां बेटे के शव मिलने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने बताया कि दोनों की हत्या धारदार हथियार से की गई। परिवार के मुताबिक घटना की जानकारी तब हुई जब मृतक महिला के पति घर पहुंचे और काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलने पर आसपास के लोगों को जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने लोहे की रॉड से कुंडी तोड़कर दरवाजा खोला तो घर के अंदर हर तरफ खून बिखरा हुआ था। कुंडी तोड़ी जदों से अंदर गया सारे खूनो खून सारा, और उनकी पत्नी और बेटे के शव अंदर बाथरूम में पड़े हुए थे। इसके बाद वहां पहुंची पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। इधर लखनऊ में गैंगस्टर मनीष प्रताप सिंह उर्फ मांगे राम की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया और उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की का नोटिस जारी कर दिया। इस दौरान लखनऊ पुलिस ने अमीनाबाद में उसके घर के बाहर लाउडस्पीकर के जरिए कुर्की की कार्रवाई का ऐलान भी किया। 23 के आदेश के क्रम में कुर्क किया जाता है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने गैंगस्टर मनीष प्रताप सिंह उर्फ मांगे राम के घर के बाहर दीवार और दरवाजे पर उसकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई थाना अमीनाबाद द्वारा की गई। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर मनीष के खिलाफ जिले में 28 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए नोटिस लगाया गया। उधर दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान को आखिरकार सऊदी अरब से मदद मिल गई और सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच तेल रिफाइनरी लगाने की बहुत बड़ी डील पर मुहर लग गई। माना जा रहा है कि ये रिफाइनरी पाकिस्तान की आर्थिक हालात में सुधार के लिए बेहद जरूरी है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार ने इस डील के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच 1000 करोड़ डॉलर मतलब भारतीय रुपयों में 80,000 करोड़ रुपए की डील हुई, जिसके तहत बनने वाली रिफाइनरी का 70% खर्च पाकिस्तान उठाएगा। दावा है कि पहले सऊदी अरब इसके लिए पाकिस्तान को पूरे 80,000 करोड़ रुपए देने वाला था, लेकिन उसकी खस्ता हालत के बाद सऊदी अरब ने सिर्फ 30% रकम देने का ऐलान किया। हालांकि डूबते पाकिस्तान के लिए ये रकम भी किसी संजीवनी से कम नहीं थी, इसलिए उसने दोनों हाथों से इसे लपक लिया। बताया गया कि इस रिफाइनरी के जरिए पाकिस्तान करीब 4 लाख बैरल तेल हर रोज साफ कर सकेगा, जो उसकी अर्थव्यवस्था को बचाने में अहम भूमिका निभाएगा। इस बीच सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने सेना की नाक में दम करके रखने वाले आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को उसी के तरीके से सबक सिखाने की तैयारी कर ली। दावा किया गया कि ISI ने एक दिन पहले एक मस्जिद में धमाका कराकर उसका आरोप TTP पर मढ़ दिया ताकि पाकिस्तान के लोगों के बीच TTP को इस्लाम का विरोधी बताया जा सके। और सूत्रों के मुताबिक इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें TTP को इस्लाम का दुश्मन बताया गया। माना जा रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान की एजेंसियां और सेना मिलकर वहां के लोगों को TTP के खिलाफ खड़े करना चाहते हैं, क्योंकि TTP पाकिस्तान के लोगों के बीच अपनी गहरी पैठ बना चुका है। सूत्रों का दावा है कि इसी वजह से ISI पाकिस्तान में TTP की छवि इस्लाम विरोधी बनाना चाहती है ताकि उसे तगड़ा झटका दिया जा सके। उधर पश्चिमी मीडिया ने कुरान के अपमान की घटना के बाद रूस पर स्वीडन के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप लगाया। आरोप है कि उसने स्वीडन के नेटो का सदस्य बनने के रास्ते में रोड़ा अटकाने के लिए ऐसा किया और रूस पर स्वीडन के खिलाफ अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया। पश्चिमी मीडिया में स्वीडन की सरकार के हवाले से छपी खबर के मुताबिक कुरान के अपमान के बाद रूस पर स्वीडन के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया, जिससे स्वीडन नेटो का सदस्य न बन पाए। स्वीडन ने आरोप लगाया कि पड़ोसी देश होने के नाते रूस नहीं चाहता था कि स्वीडन नेटो का सदस्य बने, क्योंकि जब कुरान के अपमान की घटना हुई उस वक्त स्वीडन नेटो की सदस्यता की मांग कर रहा था और कुरान के अपमान की घटना के बाद नेटो का सदस्य देश तुर्की स्वीडन पर भड़क गया। हालांकि बाद में तुर्की ने स्वीडन का समर्थन कर दिया और स्वीडन को नेटो की सदस्यता मिल गई। इधर पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर 2 दिनों से गायब है। अपने 4 बच्चों के साथ सीमा दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में सचिन के घर पर रह रही थी, जहां से 24 जुलाई को यूपी ATS उन्हें पूछताछ के लिए ले गई थी। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि अगले दिन 25 जुलाई को भी दोनों से यूपी ATS ने कई घंटों तक पूछताछ की, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूछताछ के बाद से ही सीमा हैदर का कोई पता नहीं। मतलब पिछले 2 दिनों से सीमा हैदर गायब है। और तो और सचिन के घर के बाहर भी सन्नाटा पसरा है। सीमा कहाँ है इसकी जानकारी ना तो घर के लोगों के पास है और न ही पुलिस इसमें कुछ बोल रही है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को सीमा के पाकिस्तानी जासूस होने का शक है और इसीलिए उनसे पूछताछ की जा रही है। यही नहीं, पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते बिना किसी के मदद के भारत में घुसने की कहानी भी खुफिया एजेंसियों के गले नहीं उतर रही। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि सिर्फ सीमा हैदर ही नहीं बल्कि उनके प्रेमी बताए जा रहे सचिन मीणा का भी कोई पता नहीं चल रहा। और यही नहीं, सचिन के घर वाले भी सामने नहीं आ रहे। 2 रोज पहले तक दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती थी और वहां आज सन्नाटा पसरा है।
और जो लोग वहां दिखाई भी दिए वो कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोमवार को यूपी एटीएस की एक टीम सीमा हैदर और सचिन मीणा को पूछताछ के लिए ले गई थी। दूसरे दिन भी उनसे लंबी पूछताछ हुई, लेकिन सूत्रों का दावा है कि यूपी एटीएस की इस पूछताछ के बाद से ही सचिन और सीमा का कोई पता नहीं। सीमा हैदर और सचिन कहाँ गए, किस जगह पर गए, किसी को नहीं पता, लेकिन घर का जो दरवाजा है वो इसी तरह से यहाँ पर खुला हुआ है। सूत्र बताते हैं कि पिछले हफ्ते भी सीमा और सचिन से पूछताछ हुई थी और बाद में उन्हें नोएडा के एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था। इसलिए ये भी दावा किया जा रहा है कि यूपी एटीएस ने दोनों को किसी सेफ हाउस में रखा है, जहाँ उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां ऑनलाइन गेम पबजी पर सीमा हैदर के बाकी साथियों को ढूंढने में जुट गईं। खुफिया एजेंसियों को शक है कि सचिन मीणा को साजिश के तहत इस खेल में ट्रैप करके लाया गया था। पुलिस एफआईआर के मुताबिक 2019 में पबजी पर सीमा और सचिन की पहचान हुई थी और खुफिया एजेंसियों को शक है कि पबजी पर सीमा हैदर के साथ कई साथी भी मौजूद थे, क्योंकि इस ऑनलाइन गेम में एक साथ 10 लोग खेल सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि इस थ्योरी को खंगालने के लिए यूपी एटीएस ने पूछताछ में सचिन से जानकारी भी जुटाई, जैसे उनकी पहचान सीमा से कैसे हुई और क्या उनके संपर्क में पाकिस्तान के दूसरे लोग भी थे। इसीलिए जांच एजेंसियों को शक है कि सचिन को फंसाने के लिए सीमा हैदर को पबजी गेम में जानबूझकर मरियम खान के नाम से लाया गया था। और जब सीमा धीरे धीरे सचिन के नजदीक आने लगी तो पाकिस्तानी गेमर खुद ही पीछे हट गए। इसीलिए जांच एजेंसियां पबजी पर सीमा हैदर के बाकी साथियों की तलाश में जुट गयी। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा को हनी ट्रैप में फंसाने का शक जताया। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का दावा है कि 2019 में वो ऑनलाइन गेम पबजी पर सचिन के साथ मिली थी। उनके मुताबिक थोड़े दिनों की दोस्ती के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, जिसके बाद वो सचिन के साथ रहने के लिए अपने चारों बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंच गईं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच एजेंसियों को सीमा हैदर और सचिन मीणा की इस लव स्टोरी पर जरा भी भरोसा नहीं। खुफिया एजेंसियों को शक है कि इन दोनों की लव स्टोरी कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सचिन को साजिश के तहत हनी ट्रैप किया गया है। जांच एजेंसियों को ये भी शक है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर सीमा ने सचिन को अपना मोहरा बनाया और फिर उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए भारत में दाखिल हो गयी। हालांकि सूत्रों का दावा है कि पूछताछ होने के दौरान सीमा के जासूस होने के कोई सबूत नहीं मिले। उधर चीन से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं ने एक साथ चीन को अपनी ताकत दिखाई। बीते कुछ महीने से चीन लगातार ऑस्ट्रेलिया को आंख दिखा रहा है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन की एकड़ी निकालने का मन बना लिया। इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया की सेना ने अमेरिकी जवानों के साथ सैन्य अभ्यास किया। खास बात ये रही कि इस मिलिट्री ड्रिल में ऑस्ट्रेलिया की तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया। सबसे पहले अमेरिका की वायुसेना के जवानों ने आसमान में दुश्मन को ढेर करने की ट्रेनिंग ली। उसके बाद समंदर में भी दुश्मन से कैसे निपटा जाए इसका भी अभ्यास किया। अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के जवानों ने जंग के अलग अलग हालात बनाकर उनसे निपटने की ट्रेनिंग ली। चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा। वो लगातार ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और फिलीपींस जैसे देशों को धमका रहा है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने चीन से निपटने की तैयारी तेज कर दी। इस बीच अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने अधिकारियों को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ युद्ध अपराध के सबूत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को देने का आदेश दे दिया। यूक्रेन जंग में रूस पर युद्ध अपराध के आरोप लगे हैं और इसी मामले की जांच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चल रही है। इसीलिए बाइडेन ने रूस को सबक सिखाने का मन बना लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बाइडेन ने यूक्रेन जंग में रूसी सेना के युद्ध अपराधों के सबूत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दे दिया। यूक्रेन जंग में रूस पर शुरुआत से ही युद्ध अपराध के आरोप लगते आए हैं। अमेरिका का आरोप है कि जंग में पुतिन की फौज आम लोगों पर भी कहर बरपाने से पीछे नहीं हट रही। हालांकि इससे पहले इसी साल मार्च में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, जिसका रूस ने मजाक बनाया। उधर खबर है कि प्रशांत महासागर में मौजूद अपने गुआम टापू की किलेबंदी में लगे अमेरिका के खिलाफ उसके लोगों ने ही मोर्चा खोल दिया। गुआम अमेरिका की सेना का बड़ा अड्डा है और वहां अमेरिका के बेहद खतरनाक हथियार तैनात हैं। लेकिन चीन से खतरे को देखते हुए अमेरिका गुआम में अब एक बेहद दमदार एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करना चाहता है। मगर ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि गुआम के लोग ही अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि गुआम के लोगों को जंग में टारगेट बनने का डर सता रहा है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में मौजूद गुआम चीन से ज्यादा दूर नहीं। चीन के शंघाई से गुआम की दूरी 2897 किलोमीटर है। इसीलिए रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि कल को अगर चीन और अमेरिका की जंग छिड़ी तो गुआम चीन की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर होगा। यही वजह है कि अमेरिका वहां तगड़ा मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करना चाहता है। इसके लिए वो 150 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 12,000 करोड़ रुपए निवेश करने की प्लानिंग कर रहा है। मगर अमेरिका के इस प्लान पर गुआम के लोग भड़के हुए हैं। उन्हें डर है कि अमेरिका का प्लान दुश्मन को उकसाने वाला कदम साबित होगा, जो फिजूल में गुआम को जंग में धकेल देगा।
इधर गुजरात के अहमदाबाद से खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर कुछ बदमाशों ने एक हाउसिंग सोसाइटी पर जमकर पत्थरबाजी की। इस घटना के बाद वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए, क्योंकि उन बदमाशों ने उस हाउसिंग सोसाइटी पर मानो पत्थरों की बारिश कर दी थी। न सिर्फ पत्थरबाजी की बल्कि वहां जमकर तोड़फोड़ भी की। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें एक लड़का भागते हुए उस हाउसिंग सोसाइटी में घुसता नजर आया। तभी वहां कई लोग पहुंच गए, जिनमें कुछ लोग हाउसिंग सोसाइटी के बाहर बने केबिन में तोड़फोड़ करने लगे, जबकि कुछ लोग घरों में पत्थर फेंकते दिखाई दिए। हालांकि बाद में सारे बदमाश वहां से फरार हो गए, लेकिन इस घटना की वजह से हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग खौफ से भर गए। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इस बीच हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। कस्टम विभाग ने वहां चावल के पैकेट और शैम्पू की बोतल में छिपाकर सोने की तस्करी करने के आरोप में 2 लोगों को दबोच लिया और उनसे 700 ग्राम से ज्यादा सोना बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 43 लाख रुपए बताई गई। कस्टम विभाग के मुताबिक सोने की तस्करी के आरोप में पकड़े गए दोनों आरोपी कुवैत से हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे थे और निगरानी के दौरान संदिग्ध नजर आने पर जब कस्टम विभाग की टीम ने उनके सामान की तलाशी ली तो हैरान रह गए। आरोपियों के पास मौजूद चावल और सर्फ के पैकेट के अलावा शैम्पू की बोतल में सोने के टुकड़े मिले, जिसे वो एयरपोर्ट से बाहर निकालने की फिराक में थे। लेकिन कस्टम्स विभाग की टीम ने तस्करों का मंसूबा पूरा होने से पहले ही उन्हें दबोच लिया। उधर रूसी सेना ने दावा किया कि उसने जापोरिजिया में यूक्रेन के बड़े हमले को नाकाम कर दिया। रूस जापोरिजिया में जनमत संग्रह कराकर पहले ही इसे अपना इलाका घोषित कर चुका है, लेकिन जेलेंस्की की सेना इसे किसी भी कीमत पर वापस छीनना चाहती है। इसलिए यूक्रेन की फौज जापोरिजिया में हमले का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन रूस के मुताबिक इस बार उसने जेलेंस्की के सैनिकों के हमले को नाकाम कर दिया। बताया गया कि जापोरिजिया के एक हिस्से में यूक्रेन ने तेज हमले किए, लेकिन रूसी सेना को पहले ही हमलों की भनक लग गई, जिसके बाद यूक्रेन के हमलों को पुतिन की सेना ने नाकाम कर दिया। दावा किया गया कि जेलेंस्की के सैनिक टैंकों से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें पीछे धकेल दिया गया। इतना ही नहीं, रूस ने पूर्वी डोनेस्क में भी बढ़त बनाने की बात कही। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन ने रूस की 36 क्रूज मिसाइलों को ढेर कर दिया और बताया गया कि पश्चिमी यूक्रेन में रूस ने क्रूज मिसाइलों से हमले किए। ये वो मिसाइलें हैं जो दुश्मन के इलाके में कहर बरपाने के लिए ही जानी जाती हैं। लेकिन यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि इससे पहले कि रूस की मिसाइलें तबाही मचा पाती, उन्हें आसमान में ही ढेर कर दिया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका से मिले पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से यूक्रेन ने रूस के इस बड़े हमले को नाकाम कर दिया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि पुतिन की फौज ने खमेरनित्स्की शहर को निशाने पर लेते हुए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें दागी, लेकिन यूक्रेन की सेना ने तुरंत अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए, जिसके बाद रूस की इन क्रूज मिसाइलों को हवा में तबाह कर दिया। उधर अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वो यूक्रेन की मदद के लिए अपने सबसे ताकतवर जासूसी ड्रोन भेजेगा और माना जा रहा है कि ब्लैक हॉर्नेट नाम के ये अमेरिकी ड्रोन यूक्रेन के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले दुनिया के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली ड्रोन में एक माने जाते हैं। ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन आकार में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हथेली पर लैंड कराया जा सकता है। 3 कैमरों से लैस इस ड्रोन का वजन महज 18 से 20 ग्राम तक होता है और ये 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करीब आधे घंटे तक उड़ान भर सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका इन्हें जासूसी के लिए सबसे ताकतवर ड्रोन मानता है और अमेरिका ने अपनी इस ताकत को यूक्रेन को सौंपने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद जेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि पुतिन के खिलाफ जारी उनकी जंग काफी हद तक आसान हो जाएगी। इधर राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में एसडीएम और वहां के विधायक के बीच बहस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दोनों के बीच नदी के टूटे बांध की मरम्मत को लेकर तीखी बहस होती दिखी और इस दौरान कुछ ग्रामीण और सरकारी कर्मचारी वहां खड़े दिखे। वायरल वीडियो में मिट्टी खोदने वाली मशीन के जरिए घग्गर नदी पर टूटे हुए बांध की मरम्मत का काम होता दिखा। सूचना मिलने पर अनूपगढ़ से बीजेपी विधायक संतोष बावरी वहां पहुंची। इसी दौरान वहां मौजूद एसडीएम प्रियंका तलानिया से उनकी बहस हो गई। आप जाओ, कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं, करेंगे, हम करेंगे, कोई बात हम तो कर ही रहे हैं। क्या कर रहे हो आप लोग? पैसे ग्रामीण दे रहे हैं, गरीब आदमी। घग्गर नदी पर बने बांध के टूटने के बाद ग्रामीणों ने मिट्टी खोदने वाली मशीन से उसकी मरम्मत का काम शुरू कराया, जिस पर विधायक संतोष बावरी ने एसडीएम के सामने मांग रखी कि मरम्मत में लगने वाले पैसे का भुगतान प्रशासन करे। इस बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच एजेंसियां विक्रम बराड़ से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वसूली कारोबार से जुड़े हर एक राज उगलवाने में जुट गई। इस महीने की 6 जुलाई को दुनिया भर में अपराधियों पर नजर रखने वाले संगठन इंटरपोल ने विक्रम बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था और एक रोज पहले ही एनआईए ने आतंकियों और गैंगस्टरों के गठजोड़ मामले में कार्रवाई करते हुए उसे यूएई से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद जांच एजेंसियां विक्रम बराड़ से पूछताछ में जुट गई। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर विक्रम दुबई में रहने वाले भारतीय कारोबारियों से अवैध वसूली करता था।
सूत्रों के मुताबिक इसी साल गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस को यूएई के बड़े कारोबारियों की एक लिस्ट सौंपी गई थी। उस लिस्ट में 20 से 25 कारोबारी थे। आरोप है कि उन कारोबारियों से लॉरेंस और गोल्डी बराड़ ने करोड़ों की फोन पर डिमांड की थी। सूत्र बताते हैं कि जिन कारोबारियों ने कॉल्स नहीं उठाए उन्हें विक्रम के गुर्गों ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसी वजह से जांच एजेंसियां विक्रम बराड़ से लॉरेंस बिश्नोई की वसूली कारोबार के राज उगलवाने में जुट गयी, ताकि लॉरेंस गैंग को जड़ से खत्म किया जा सके। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में होने वाले सर्वे पर रोक जारी रखी। माना जा रहा है कि कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर 3 अगस्त को फैसला सुना सकती है। उससे पहले इस मामले में हिंदू पक्षकारों ने कुछ तस्वीरें कोर्ट के सामने रखी, जो दावे के मुताबिक ज्ञानवापी परिसर में मौजूद शिव मंदिर के पश्चिमी द्वार की बताई गई। हिंदू पक्षकार ने दावा किया कि इन तस्वीरों में दीवारों पर कुछ मंत्र भी लिखे नजर आए। वो क्लियर है, मंदिर ही है, बस एक टॉम बना दिया गया। इस मामले में एएसआई के सर्वे पर कोर्ट ने रोक जारी रखी, जिस पर 3 अगस्त को फैसला सुनाया जा सकता है। वहीं शेयर बाजार में लगातार सुस्ती छाई रही और बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर बने रहे और बाजार बंद होने के वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 440 अंक गिरकर 66,266 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 118 अंक गिरकर 19,659 पर बंद हुआ। इस दौरान सबसे ज्यादा गिरावट ऑटो, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग और एनर्जी के शेयरों में दर्ज की गई। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में तेजी का दौर जारी रहा। उधर यूक्रेन से जारी जबरदस्त लड़ाई के बीच रूस के रक्षा मंत्री उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंच गए। कोरिया की जंग को खत्म हुए 70 साल पूरे होने पर उत्तर कोरिया बड़ा जश्न मनाने की तैयारी में है। उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रूस के रक्षा मंत्री उत्तर कोरिया पहुंचे। उनके इस दौरे के पीछे अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी है और धमकी ये कि अमेरिका रूस और उत्तर कोरिया को अकेले समझने की गलती ना करे। यानी अगर अमेरिका ने जंग छेड़ी तो उसे रूस और उत्तर कोरिया से एक साथ लड़ना होगा। रूस और उत्तर कोरिया पुराने साथी हैं। यूक्रेन की लड़ाई में भी उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन पुतिन के साथ खड़े हैं। दोनों देशों की अमेरिका से दुश्मनी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अगर युद्ध हुआ तो रूस जैसी ताकतवर सेना से मुकाबला करना अमेरिका के लिए मुश्किल होगा। पर उत्तर कोरिया ठहरा छोटा और कमजोर देश, लेकिन जिस तेजी से वो परमाणु हथियार बनाने में लगा है उससे अमेरिका भड़का हुआ है। ऐसे में उत्तर कोरिया में अपने रक्षा मंत्री सिर्गे शोइगु को भेजकर पुतिन ने सीधे सीधे किम जोंग उन के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। और खबर है कि उत्तर कोरिया की विक्ट्री डे परेड देखने पहुंचे रूस के रक्षा मंत्री पुतिन की हथियारों की डिमांड किम जोंग उन के आगे रख सकते हैं। यूक्रेन के युद्ध में उलझे रूस के हथियारों का जखीरा तेजी से खत्म हो रहा है। वहीं यूक्रेन को पश्चिमी देश एक से बढ़कर एक हथियार देने में लगे हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस उत्तर कोरिया से हथियार पाना चाहता है। और उत्तर कोरिया से इन खबरों पर मुहर लगाती कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें किम जोंग उन रूस के रक्षा मंत्री सिर्गे शोइगु के आगे अपने हथियारों की नुमाइश करते दिखे। किम अपनी वो बैलिस्टिक मिसाइलें दिखाते नजर आए जिन पर संयुक्त राष्ट्र ने बैन लगाया हुआ है। और वो बैन इसलिए लग पाया था क्योंकि रूस ने भी संयुक्त राष्ट्र में उसका समर्थन किया था। मतलब बदले हुए गर्म माहौल में उसी रूस के रक्षा मंत्री उत्तर कोरिया के खतरनाक मिसाइलों को निहारते दिखे। कहा जा रहा है कि रूस को यूक्रेन से लड़ने के लिए ऐसे ही तगड़े हथियार चाहिए। वैसे अमेरिका तो पिछले साल से ही दावा कर रहा है कि रूस उत्तर कोरिया से हथियार ले रहा है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए उत्तर कोरिया ने भी उसके जैसा ही ड्रोन बना लिया। उत्तर कोरिया ने दावा किया कि ये ड्रोन जासूसी करने में माहिर है, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें किम जोंग उन के खतरनाक ड्रोन हवा में उड़ान भरते दिखाई दिए। उत्तर कोरिया की मीडिया के मुताबिक अमेरिका के जासूसी विमान आए दिन उनकी सरहद में घुसपैठ की कोशिश करते आए हैं। दावा किया गया कि अमेरिकी घुसपैठ को रोकने के लिए उत्तर कोरिया ने अमेरिका के ही टक्कर के ड्रोन बना डाले, जो दुश्मन की निगरानी करने में माहिर बताए गए। इतना ही नहीं, ये ड्रोन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने की भी क्षमता रखते हैं। दावा किया गया कि उत्तर कोरिया के ये ड्रोन घुसपैठ की हर कोशिश का वक्त रहते पता लगा सकते हैं। ऐसे में किम जोंग उन के ड्रोन उनके कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया और अमेरिका की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। इधर मुंबई की फिल्म सिटी में सीरियल शूटिंग के सेट पर तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया, जिसका हैरान करने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो तेंदुआ सेट पर घूमता नजर आया और उसे देखकर वहां मौजूद लोग चिल्लाने लगे, पीछे दरवाजे के पीछे गया है। उस तेंदुए को देखकर लोगों की जान हलक में अटक गई और वो इधर उधर भागने लगे, जिसकी वजह से वहां दहशत फैल गई। बताया गया कि वहां एक मराठी सीरियल की शूटिंग चल रही थी। इसी दौरान एक तेंदुआ वहां घुस गया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग डर गए और उन्होंने तुरंत सेट खाली कर दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद वो तेंदुआ वहां से चला गया, लेकिन सेट पर अचानक तेंदुए को देखकर वहां मौजूद लोगों की जान खतरे में पड़ गई। उधर हरियाणा के हिसार से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। वहां दिन दहाड़े 2 लुटेरों ने पिस्तौल के दम पर एक बैंक में लूटपाट की, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।
जिसमें 2 लुटेरों ने बैंक के अंदर घुसकर वहां लूट मचा दी। बैंक में दाखिल होते ही लुटेरे अंदर से बैंक का दरवाजा बंद करते दिखे। उनमें एक लुटेरे ने अपना चेहरा छुपाने के लिए हेलमेट पहन रखा था, जबकि दूसरे ने कपड़े से मुंह ढका था। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें वो लुटेरा एक कर्मचारी की गर्दन पर पिस्तौल रखकर उसे धमकाता दिखाई दिया, जबकि उसका साथी पिस्तौल के दम पर बैंक कर्मचारियों को डराकर लूट को अंजाम देता नजर आया। बताया गया कि लुटेरे करीब 49,000 रुपए लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उन लुटेरों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर उनकी तलाश तेज कर दी। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर एक बेकाबू ट्रक ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। ये घटना उस वक्त हुई जब वो कार चौराहे को पार करने की कोशिश कर रही थी और तभी वो ट्रक उस कार को घसीटता ले गया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें उस चौराहे से कई ट्रक और गाड़ियां गुजरती नजर आई। इसी दौरान सामने से एक कार आती दिखी। जैसे ही वो चौराहे के बीचों बीच पहुंची, वहां से गुजर रहे एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद के साथ ही बाढ़ और बारिश ने महाराष्ट्र में भी तबाही मचा दी। मुंबई के निचले इलाकों में जल भराव से लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई और महाराष्ट्र के कई जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। मुंबई से जो तस्वीर सामने आई, उसमें भारी बारिश की वजह से सबवे में घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से कई लोग वहां फंस गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद एक रस्सी को दोनों छोर पर बांधा गया। इसके बाद लोग रस्सी पकड़कर उस सैलाब को पार करते दिखे। एक एक कर सभी लोगों को वहाँ से निकाला गया। और महाराष्ट्र पर बरसी मूसलाधार आफत की एक तस्वीर ठाणे के भिवंडी इलाके से भी सामने आई। यहाँ सुबह से जारी बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया, जिसके बाद शहर के कई इलाके तालाब में बदल गए और जहां तक निगाह गई, वहां तक सिर्फ सिवाय पानी के कुछ नजर नहीं आया। और पानी भी ऐसा कि लोगों के घर और दुकानें उसमें डूबे नजर आईं। सड़कों पर जमा घुटनों तक पानी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। वहां से आई एक तस्वीर में दिखा कि सड़क पर जमा पानी को पार करते वक्त एक लड़के का बैलेंस बिगड़ा और फिर वो बरसाती पानी में काफी दूर तक बहता चला गया। इसके अलावा वहां से निकलने वाली गाड़ियों के पहिए भी पानी में पूरी तरह डूबे दिखाई दिए। चारों तरफ जमा पानी ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया और जो लोग हिम्मत करके बाहर निकले, उनके लिए परेशानियां कई गुना बढ़ गई, क्योंकि उफान मारते पानी ने लोगों का सड़कों पर चलना तक मुश्किल कर दिया। और कुछ ऐसी तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर से भी सामने आई। वहां पर पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। खेत, घर, सड़कें और मंदिर तक पानी में समा गए। कोल्हापुर के कई गांवों में सैलाब का सितम देखने को मिला, जिससे हालात बेहद खराब हो गए। बताया गया कि पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई गांवों में पानी घुस गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़कें तो कहीं नजर ही नहीं आई, देखा तो सिर्फ पानी, वो भी इतना कि कई घर और मंदिर पूरी तरह पानी में समा गए। ऐसा लगा मानो रिहायशी इलाके के बीच से होकर नदी बह रही हो। पंचगंगा नदी के उफान के चलते कई इलाके डूब चुके हैं। वहाँ सड़क पर कई फीट पानी भर जाने से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि हालात को देखते हुए पहले ही वहाँ प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जारी कर दिया था। इसी बीच लगातार हो रही बारिश की वजह से पंचगंगा नदी पर बना डैम एक बार फिर लबालब हो गया और निचले इलाकों में फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि बारिश के बाद डैम में जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। ज्यादा पानी भरने के बाद बांध के टूटने का खतरा मंडराने लगा और एक बार फिर राजाराम डैम से पानी छोड़ा जा सकता है, जिससे वहां हालात और बिगड़ने का खतरा बढ़ गया। क्योंकि एक रोज पहले जब डैम से पंचगंगा नदी में पानी छोड़ा गया, तो उस नदी का पानी तेज रफ्तार से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ गया, जिससे नदी के आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। जिसके बाद डैम के गेट बंद कर दिए गए। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से एक बार फिर पंचगंगा नदी लबालब भर गई और डैम से एक बार फिर पानी छोड़ा जा सकता है। वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लगातार हो रही भयानक बारिश ने वहां के लोगों में दहशत पैदा कर दी, क्योंकि वहां बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और इस वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। और लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं, क्योंकि वहां आसमान से इतना ज्यादा पानी बरसा कि शहर की कई सड़कें पानी में पूरी तरह डूबी नजर आईं और मजबूरी में लोग उसी गंदे पानी के बीच से होकर गुजरते दिखे। इतना ही नहीं, रत्नागिरी के कुछ इलाकों में तो गर्दन से ऊपर तक पानी जमा हो गया, जिसके बाद लोगों को उस इलाके से दूर रहने के लिए कहा गया। यही नहीं, मौसम विभाग ने रत्नागिरी में भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी कर दिया, यानी रत्नागिरी में आसमान से पानी की शक्ल में आफत बरसेगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर वहाँ रहने वाले लोगों की मुसीबत और बढ़ जाएगी।
उधर तेलंगाना में भी भीषण बारिश ने जमकर कहर बरपाया। वरंगल जिले में हुई मूसलाधार बारिश से लोग मुश्किल में फंस गए और जल भराव के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ की मदद लेनी पड़ी। और भीषण बारिश के बाद टापू बन चुके वरंगल में लोगों की जान बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने पहुंची। वहां पर इतनी बारिश हुई कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में पूरी तरह से डूबी नजर आईं और घर कई फीट तक भरे पानी में डूबे नजर आए। बेहिसाब जल भराव से लोग अपनी जान बचाने के लिए घर की छतों पर चढ़ गए, क्योंकि वहां लगातार हुई बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। रेस्क्यू टीम के साथ कुछ स्थानीय लोगों ने भी वहां फंसे लोगों की मदद की और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इस बीच तेलंगाना के मुलुगु में वाटरफॉल देखने गए 80 पर्यटकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा, क्योंकि ये सारे लोग वाटरफॉल देखने वहां पहुंचे थे, लेकिन भारी बारिश के बाद हाईवे पर पानी भरने की वजह से वहीं फंस गए और हर गुजरते वक्त के साथ वहां के हालात बिगड़ते जा रहे थे। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार थी। पानी भरे होने की वजह से सड़क पर गाड़ियां रेंगती दिखाई थी, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी एनडीआरएफ की टीम को मिली, वो बिना देरी किए वहां पहुंच गई, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एनडीआरएफ की टीम ने पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, जिसके बाद सुबह तक 80 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हाईवे पर घुटनों तक पानी भरा नजर आया। वहीं मौसम विभाग ने मुलुगु और उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई। उधर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ खिसकने से हड़कंप मच गया, क्योंकि चंद सेकंड में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया और बड़ी बड़ी चट्टानें पास के एक गांव के पास आकर गिरी, जिसके बाद मलबे से उठी धूल के पार देख पाना मुश्किल हो गया और पहाड़ का मलबा वहां के कुछ मकानों पर खतरा बनकर मंडराने लगा और लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद एहतियातन वहां के सभी घर खाली करवा लिए गए। और इधर हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से दिल्ली के पास यूपी के नोएडा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से यमुना नदी के बाद हिंडन नदी में भी उफान आ गया, जिसकी वजह से उसके बाढ़ का पानी नोएडा के कई इलाकों में घुस गया। सेक्टर 63 का चौथपुर इलाका टापू की तरह नजर आने लगा। वहां हर तरफ नदी के बाढ़ का पानी भरने से लोग घरों में कैद होने पर मजबूर दिखे, क्योंकि उस इलाके में बने घर कई फीट तक भरे पानी में डूबे नजर आए, जिसकी वजह से हिंडन नदी के डूबे क्षेत्र में बसे उस इलाके में रहने वाले लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। इन दिनों यमुना नदी के बाद हिंडन नदी में उफान के बाद उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। उधर यूपी के सहारनपुर में लहरों के बीच जान दांव पर लगाते हुए बच्चों का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। सहारनपुर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद वहां की छोटी बड़ी सभी नदियां उफान पर बहने लगी, जिसके बाद वहां से सामने आई तस्वीरें डराने लगी, जिनमें एक तस्वीर में स्कूली बच्चे जान पर खेलकर लहरों को पार करते दिखे। कुछ साइकिल और मोटरसाइकिल सवार भी पानी की तेज रफ्तार को काटकर मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते दिखे। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं जानते कि ये सफर जोखिम से भरा है। एक छोटी सी चूक और पानी का तेज वेग इन्हें साथ बहा ले जाएगा, लेकिन कोई और विकल्प न होने की वजह से ये लोग जान पर खेलकर हर रोज ये सफर करने पर मजबूर हो गए। और इसी बीच यूपी के सहारनपुर में घरों में धमोला नदी का पानी घुस गया, जिसके बाद वहां के लोगों को बचाने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि वहां की धमोला नदी के पानी ने रिहायशी इलाकों में धावा बोल दिया और लोगों के घरों के हर कोने में कब्जा कर लिया, जिसके बाद वहां रहना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए प्रशासन ने दिन का इंतजार करने की बजाय रात के अंधेरे में ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। किसी को सीढ़ी के सहारे घर से बाहर निकाला गया, तो कहीं लाइफ जैकेट और ट्यूब के सहारे लोग पानी के चंगुल से बाहर आते दिखे। कई घरों का निचला हिस्सा पानी से इस कदर लबरेज हो गया कि लोग जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिल पर चले गए। उन्हें वहां से सीढ़ी के सहारे बाहर निकाला गया। उधर राजस्थान के बीकानेर में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि तेज बारिश के बाद कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और लोग अपने घर में ही कैद हो गए, जिसके बाद वहां से आई तस्वीरें डराने लगी, क्योंकि पूरे इलाके में सैलाब का कब्जा नजर आया। जो जहां पर मौजूद था वो वहीं कैद हो गया। कई इलाकों में जल भराव के बाद नगर निगम भी एक्शन में दिखा। पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव शुरू किया गया। वहां के आनंदी मार्ग आश्रम इलाके से एक तस्वीर। ब्रेकिंग न्यूज है मणिपुर के हालात पर। मणिपुर के वायरल वीडियो की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया है। इसके अलावा उस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले शख्स को भी गिरफ्तार किए जाने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी का फोन भी सीज कर लिया गया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय के सूत्रों का दावा है कि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के हालात पर पैनी नजर रख रहे हैं और प्रधानमंत्री को हालात की ब्रीफिंग दी जा रही है। सूत्रों का दावा है कि मणिपुर में अब हिंसा पर काबू पा लिया गया है और 18 जुलाई के बाद से राज्य में हिंसा के
से जुड़ी मौत की खबर नहीं है। मणिपुर में केंद्रीय बल के 35,000 जवानों की तैनाती कर दी गई है ताकि मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बफर जोन बनाया जा सके। सूत्रों का दावा यह है कि केंद्र सरकार दोनों समुदायों से बातचीत कर रही है और दोनों को समझाने के लिए हो रही बातचीत नतीजे तक पहुंचने के काफी करीब है। पहले ये खबरें आई थी कि मणिपुर में हिंसा की वजह से जरूरी चीजों की कमी हो रही है और कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जरूरी चीजों की सप्लाई में कोई कमी नहीं है और कीमतें भी काबू में है। इससे पहले खुद गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के लिए मणिपुर के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने अलग अलग बैठकें करने के अलावा दोनों समुदायों के लोगों से मुलाकात भी की थी। और इससे पहले बतौर गृह मंत्री 1993 में राजेश पायलट मणिपुर गए थे और दावा है कि वो मणिपुर में केवल 3.5 घंटे ही उन्होंने वहां बिताए थे। और मणिपुर के मसले पर संसद के दोनों सदनों में फिर भारी हंगामा हुआ, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो सकी। मॉनसून सत्र के 6ठे दिन लोकसभा में जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी दल नारे लगाने लगे और इस सिलसिला लगातार जारी रहा, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई। विपक्षी दलों के इस हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भड़क गए। ये परंपराएं उचित नहीं है। अगर आप इसी तरीके का व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, तो मैं सदन इस तरीके से चलाने वाला नहीं हूँ। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी मणिपुर का मुद्दा छाया रहा। वहाँ भी विपक्षी दलों ने नारेबाजी शुरू कर दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर जब विदेश नीति पर बयान दे रहे थे, उस दौरान भी सदन में भारी शोर शराबा होता रहा, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने भी नारेबाजी की। बाद में भारी हंगामे की वजह से राज्यसभा की भी कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कि मणिपुर हिंसा मामले पर अपना विरोध जताने के लिए विपक्षी दलों के काले कपड़े पहनने पर संसद में हंगामा हो गया और कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल पार्टियों ने एक बार फिर संसद में मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग की। और इसी मुद्दे पर अपना विरोध जताने के लिए इन दलों के नेता काले कपड़े पहनकर संसद पहुंच गए, जिसके बाद संसद के दोनों सदनों में हंगामा शुरू हो गया। बाद में विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने संसद परिसर में नारेबाजी भी की। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और आरजेडी समेत विपक्षी गठबंधन के कई नेता शामिल हुए। लेकिन विपक्षी दलों के संसद में एक बार फिर हंगामा करने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भड़क गए। इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। केंद्र सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होगी और गृह मंत्री जवाब देंगे। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्षी गठबंधन में मतभेद पैदा हो गया और एक दिन पहले ही मणिपुर के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे लोकसभा स्पीकर ने मंजूर भी कर लिया। लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि इस मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन में दरार पड़ गई, क्योंकि टीएमसी समेत कुछ दल कांग्रेस के अकेले अविश्वास प्रस्ताव का क्रेडिट लेने से नाराज हो गए। इन दलों के मुताबिक गौरव गोगोई से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिलवाने से पहले कांग्रेस को बाकी साथी दलों को भी भरोसे में लेना चाहिए था। जबकि कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर जब इंडिया गठबंधन के सभी दल सहमत हो गए, तो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उसने संसद में पहल की। खबर है कि बेंगलुरु और अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक की खबर टीएमसी की तरफ से लीक किए जाने के बाद कांग्रेस ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए गौरव गोगोई से नोटिस दिलवाया गया। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली से दिल दिला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर एक बेकाबू ट्रक ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। ये घटना उस वक्त हुई जब वो कार चौराहे को पार करने की कोशिश कर रही थी और तभी वो ट्रक उस कार को घसीटता ले गया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें उस चौराहे से कई ट्रक और गाड़ियां गुजरती नजर आई। इसी दौरान सामने से एक कार आती दिखी। जैसे ही वो चौराहे के बीचों बीच पहुंची, वहां से गुजर रहे एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। उस ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो उस कार को कई मीटर तक घसीटता ले गया, जबकि टक्कर लगने से वहां मौजूद एक मोटरसाइकिल पर सवार लोग उछलकर काफी दूर जा गिरे। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। कई लोग वहां जमा हो गए। इस सड़क हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। उधर हिजाब उतारकर चेस खेलने वाली ईरान की एक खिलाड़ी ने अपने देश में गिरफ्तारी की धमकी मिलने के बाद स्पेन की नागरिकता ले ली। सारा खादिम नाम की वो खिलाड़ी पिछले साल कजाकिस्तान में हुए एक चेस टूर्नामेंट में बिना हिजाब पहने शामिल हुई थी, जिसे लेकर ईरान की सरकार भड़क गई, क्योंकि ईरान की सरकार की तरफ से जारी किए गए ड्रेस कोड के मुताबिक महिलाओं के लिए हिजाब पहनना जरूरी है और नियमों को तोड़ने पर सख्त सजा का प्रावधान भी है। इसलिए ईरान की पुलिस ने सारा खादिम पर माफी मांगते हुए वीडियो जारी करने का दबाव बनाया और ऐसा न करने पर उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी। But I didn't want to do it, so that was when I realized maybe it's not possible to go back anymore. जिसके बाद सारा खादिम ईरान छोड़कर स्पेन चली गई और अब उन्होंने वहाँ की नागरिकता हासिल कर ली।
इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अपने घातक लड़ाकू विमान F-35 भेज दिए। अमेरिका इस इलाके में अपने तेल टैंकरों को जब्त करने का आरोप कई बार ईरान पर लगा चुका है। इसलिए अब ईरान की दादागिरी को खत्म करने के लिए फारस की खाड़ी में अमेरिका ने अपने 12 F-35 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया, क्योंकि अमेरिका का आरोप है कि ईरान अक्सर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरने वाले जहाजों को रोक लेता है। ईरान के करीब मौजूद ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अहम रूट है। दुनिया में होने वाली कच्ची तेल की रोजाना सप्लाई का 20% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से होकर गुजरता है। और अमेरिका का आरोप है कि ईरान वहां अक्सर उसके जहाजों को रोककर उन्हें लूट लेता है। यही वजह रही कि ईरान से निपटने के लिए अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों को इस इलाके में भेज दिया, क्योंकि इस लड़ाकू विमान की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में होती है। ये विमान रेडार को भी आसानी से चकमा दे सकता है। उधर राजस्थान के सीकर में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल डायरी का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा। इस डायरी का मुद्दा तभी से चर्चा में है जब राजस्थान विधानसभा में गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र गूढ़ा ने लाल डायरी दिखाई थी और अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद सीकर पहुंचे प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर लिया। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार, और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है राजस्थान की लाल डायरी। राजस्थान सरकार के खिलाफ इन आरोपों का जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामने आए और आने वाले वक्त में उनको लाल झंडी दिखा दी जाएगी। ये जो लाल झंडी, लाल डायरी की बात करके जो षड्यंत्र किया गया है सरकार के खिलाफ में। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार को निशाना साधा। इस बीच राजस्थान के सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाषण हटाने पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री वहां कई योजनाओं की शिलान्यास और लोकार्पण करने पहुंचे और इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने वाले थे, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से वो सीकर नहीं जा सकते थे। बाद में गहलोत ने ये आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से उनका भाषण हटा दिया गया। उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। लेकिन अशोक गहलोत के आरोपों को प्रधानमंत्री के दफ्तर ने सिरे से खारिज कर दिया। पीएमओ की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई कि अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले थे, जो प्रोटोकॉल के खिलाफ था, इसलिए उनका नाम भाषण देने वालों की लिस्ट से हटाया गया। उधर यूक्रेन ने पहली बार क्राइमिया में रूस के ब्रिज पर पिछले साल हुए हमले की जिम्मेदारी ले ली। अक्टूबर 2022 में एक जोरदार विस्फोट से रूस के कर्च ब्रिज को तगड़ा नुकसान पहुंचा था। रूस तभी से ही यूक्रेन पर आग बबूला था। वो दावा कर रहा था कि यूक्रेन ने ही उसके ब्रिज पर हमला किया, मगर यूक्रेन ने कभी उस अटैक में अपना हाथ नहीं माना। लेकिन करीब 10 महीने बाद यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने यूक्रेन के नेशनल टेलीविजन पर सीना ठोककर रूस के ब्रिज पर हुए हमले को अपनी एजेंसी का कारनामा बता दिया। यूक्रेन के क्राइमिया पर बीते 9 साल से रूस का कब्जा है और कर्च ब्रिज क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाला जमीन का इकलौता सीधा रास्ता है। पर पिछले साल 8 अक्टूबर को एक ट्रक में जबरदस्त धमाके के बाद कर्च ब्रिज का कुछ हिस्सा ढह गया था। हमले का शक यूक्रेन पर ही था। उसने कई बार इशारों में ब्रिज को उड़ाने के लिए अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन कभी आधिकारिक तौर पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। 10 दिन पहले उसी ब्रिज पर फिर हमला हो गया, पर तब भी यूक्रेन ने सच नहीं उगला। मगर आखिरकार यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस के मुखिया ने कबूल कर लिया कि पिछले साल पुतिन के ब्रिज पर यूक्रेन ने ही अटैक किया था। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में के दखल के बाद भी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने ब्यूटी पार्लरों को खोलने से साफ मना कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद महिलाओं के खिलाफ कई फरमान जारी किए गए और अब ब्यूटी पार्लरों को बंद करने के आदेश के बाद से बवाल मच गया, क्योंकि आरोप है कि वहां की तालिबान सरकार महिलाओं की आजादी छीनना चाहती है। इसके लिए महिलाओं के ब्यूटी पार्लर जाने पर ही रोक लगा दी गई और इस फैसले के विरोध में कुछ दिन पहले महिलाओं ने प्रदर्शन भी किया था। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान सरकार के इस फैसले पर चिंता भी जाहिर की, क्योंकि इस फरमान के बाद उन महिलाओं की रोजी रोटी पर संकट गहरा गया। लेकिन फिर भी तालिबान सरकार नहीं झुकी और उन्होंने अफगानिस्तान के सभी ब्यूटी पार्लरों पर ताले लगा दिए। अफगानिस्तान में इससे पहले भी महिलाओं के खिलाफ कई बार सख्त फरमान जारी हो चुके हैं, जिनमें महिलाओं के स्कूलों, विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संगठनों में काम करने पर रोक लगाई गई थी। यही नहीं, महिलाओं के पार्क जाने और सिनेमा देखने पर भी बैन लगाया गया था। इधर पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को मदद न मिलने का आरोप लगाते हुए बीजेपी और अकाली दल के नेताओं ने पंजाब की भगवंत मान सरकार को घेरने की कोशिश की। वहां के 19 जिलों में आई बाढ़ से किसानों का भारी नुकसान हुआ। कई मकान सैलाब में समा गए तो बाढ़ की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और अब इस पर बीजेपी और अकाली दल ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरना शुरू कर दिया।
चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास की तरफ कूच कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया, जिससे नाराज कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। ये जो हड़ पीड़ितों की आवाज है, जो इनका दर्द है, वो सरकार तक पहुंचाना, क्योंकि सरकार सिर्फ फोटो ड्रामा में बिजी है। हमने सिर्फ अपनी मांग पहचानी है। वहीं बीजेपी के पंजाब इकाई के एक प्रतिनिधि मंडल ने बाढ़ के मुद्दे पर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की। गवर्नर साहब ਨੂੰ बेनती करके आए हैं भी सरकार तो जवाबदेही ली जावे। अकाली दल और बीजेपी ने आरोप लगाया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में नाकाम रही है। इस बीच कर्नाटक के उडुपी में पैरामेडिकल कॉलेज की छात्राओं के विवादित वीडियो मामले पर बवाल बढ़ गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार इस मामले में आरोपी लड़कियों का साथ दे रही है। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक के गृह मंत्री के आवास के पास जोरदार प्रदर्शन किया और राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां पहले से ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वालों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की होती दिखी, जिसके बाद पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं विवादित वीडियो मामले पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता बेंगलुरु में धरने पर बैठ गयी। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार आरोपी छात्राओं को बचा रही है। इस मामले में जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य खुशबू सुंदर पैरामेडिकल कॉलेज पहुंच गई। विवादित वीडियो मामले में पुलिस ने कॉलेज की 3 छात्राओं पर केस दर्ज किया है, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने तीनों छात्राओं को सस्पेंड कर दिया। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बिना कपड़ों के सड़क पर पहुंची एक महिला हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग करती दिखाई दी और बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो महिला हवा में दनादन गोलियां दागती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कैलिफोर्निया ब्रिज से कई गाड़ियां गुजरती दिखी। इस दौरान बिना कपड़ों के वो महिला सड़क के बीचों बीच पहुंच गई। इसके बाद उसने अपनी पिस्तौल हवा में लहराते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना से वहां के लोग दहशत में आ गए। वहां से गुजर रही कुछ गाड़ियां रुक गयी तो कुछ वापस चली गयी। वीडियो वायरल होने के बाद फौरन पुलिस भी पहुंच गई, जिसके बाद उस महिला को हिरासत में ले लिया गया और उसकी पिस्तौल को भी कब्जे में ले लिया। इधर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में रेप पीड़ित नाबालिग की मौत पर बवाल बढ़ गया और आरोप है कि वहां 8 दिन पहले एक 14 साल की लड़की का गैंगरेप किया गया और उसके साथ मारपीट की गई, जिसने एक रोज पहले अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद उसके परिजन और गांव वाले सड़क पर उतर आए और राज्य सरकार और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रेप पीड़ित की मौत से लोग इस कदर नाराज हुए कि सड़क पर बैठकर जमकर नारेबाजी की, जिससे वहां कुछ देर तक ट्रैफिक जाम लग गया। लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़ित परिवार ने लड़की के साथ गैंगरेप का आरोप लगाया। लोगों की नाराजगी को देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इस घटना के विरोध में कूच बिहार में स्कूल कॉलेज के छात्रों ने बंद की घोषणा की। एक दिन पहले भी जब बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा तो टीएमसी कार्यकर्ताओं से झड़प हुई थी। वारदात में शामिल मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बीच बिहार के बेगूसराय से हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई। वहां एक सरकारी स्कूल में एक आदमी स्कूल के एक छात्र की बेरहमी से पिटाई करता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो आदमी एक नाबालिग लड़के पर एक के बाद एक कई डंडे बरसाता दिखाई दिया। इस दौरान वहां शिक्षक और छात्र मौजूद थे, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। बेबस लड़का उस आदमी के सामने बार बार छोड़ने की गुहार लगाता नजर आया। लेकिन उस आदमी पर मासूम की गुहार का कोई असर नहीं होता दिखा। काफी देर तक पीटने के बाद वो लड़का किसी तरह उसके चंगुल से भागकर टीचर से लिपट गया, जिसके बाद आरोपी ने उस लड़के से उसके परिजन को बुलाने की हिदायत दी। बताया गया कि सरकारी स्कूल में 2 बच्चों के बीच मामूली विवाद में मारपीट हुई, जिससे नाराज होकर उनमें एक छात्र के पिता स्कूल पहुंचे और आरोपी छात्र को क्लासरूम से बाहर खींचकर जमकर पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए। उधर पाकिस्तान में एक जज की पत्नी पर अपने घर में काम करने वाली एक 14 साल की बच्ची के शोषण का आरोप लगा। आरोप है कि इस्लामाबाद में रहने वाली सिविल जज आसिम हफीज की पत्नी ने चोरी के शक में उनके घर में काम करने वाली एक बच्ची को बुरी तरह पीटा और इतना मारा कि उसकी हालत बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक रिजवाना नाम की 14 साल की बच्ची सिविल जज आसिम हफीज के यहाँ काम करती थी। आरोप है कि उनकी पत्नी ने चोरी करने के शक में पीटा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उसके समर्थन में लोग उतर आए। प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व होना चाहिए, सीएम ऑलरेडी जो है वो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं और आईजी पंजाब का इम्पोर्टेंट रोल है। रिजवाना के घर वालों ने आरोप लगाया कि आरोपी महिला ने उसे पिछले 6 महीनों से वेतन तक नहीं दिया था। हालांकि आरोपी जज और उनकी पत्नी ने इन इल्जामों को झूठा बताया, लेकिन रिजवाना के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
इस बीच सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान में चुनाव न होने की असली वजह पाकिस्तान की सरकार नहीं बल्कि सेना है। सूत्रों के मुताबिक सेना ने इमरान खान पर नकेल कसने के लिए चुनाव के ऐलान को रोक रखा है। वहां की खैबर पख्तूनख्वा इलाके में होने वाले चुनावों पर चुनाव आयोग ने ये कहते हुए रोक लगा दी कि वहां अभी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। पर सूत्रों का दावा है कि इसके पीछे की असली वजह पाकिस्तान की सेना है, जो किसी भी कीमत पर इमरान खान को दोबारा सत्ता में आने नहीं देना चाहती। बताएगा कि खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के कई हिस्सों में अभी भी इमरान की पार्टी पीटीआई का अच्छा खासा दबदबा है और पाकिस्तानी सेना ये अच्छी तरह से जानती है कि इन इलाकों में इमरान को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए सूत्रों का दावा है कि सेना तब तक चुनाव टालने के मूड में है जब तक यहां इमरान के खिलाफ माहौल न बना लिया जाए। इधर अहमदाबाद में खतरनाक तरीके से कार चला रहे एक आदमी को भीड़ ने दबोच लिया और लोगों ने आरोप लगाया कि वो आदमी शराब के नशे में था और उसने एक नहीं बल्कि कई जगहों पर अपनी लग्जरी कार से टक्कर मारी, जिससे पूरे अहमदाबाद शहर में दहशत मच गई। लोगों का आरोप है कि वो आदमी नशे में था और वो अपनी लग्जरी कार को खतरनाक तरीके से सड़कों पर दौड़ा रहा था। बाद में लोगों ने कार का पीछा कर उस आदमी को पकड़ लिया। इसके बाद तो वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहाँ से जो वीडियो सामने आया उसमें कार का अगला हिस्सा कई जगहों से पिचका दिखाई दिया। आरोप ये भी है कि उस आदमी ने कार से कई जगहों पर टक्कर मारी। गनीमत ये रही कि उस दौरान सड़क पर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उस बदमाश पर चोरी की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। उसके कुछ साथियों को थोड़े दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था और तब से ही वो फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान पुलिस को मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध लोग आते दिखे। उन्हें जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उस बदमाश के पैर में गोली लगी। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, दूसरा बदमाश भाग गया है, उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने जानकारी दी कि गिरफ्तार बदमाश का नाम राजेश है, जिस पर चोरी के कई मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उस बदमाश के पास से हथियार, गहने और मोटरसाइकिल बरामद किए। वहीं उत्तर प्रदेश के औरैया से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि वहां एक ग्राम प्रधान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया गया कि आरोपियों ने पहले ग्राम प्रधान को गोली मारी, उसके बाद धारदार हथियार से उन पर हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। ग्राम प्रधान की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में ले लिया। बताया गया कि ग्राम प्रधान की हत्या रात के अंधेरे में तालाब के किनारे की गई। हालांकि वारदात को कितने लोगों ने मिलकर अंजाम दिया इसका पता नहीं चल सका। कहा जा रहा है कि ग्राम प्रधान रमाकांत दोहरे मोटरसाइकिल से तालाब की तरफ घूमने गए हुए थे, लेकिन तभी हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। हत्या की वजह पंचायत चुनाव में रंजिश बताई गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दहाड़ से पाकिस्तान बौखला गया। एक दिन पहले करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी थी कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना एलओसी को लांघने के लिए भी तैयार है। मतलब अगर पाकिस्तान ने एक भी गलती की तो भारतीय सेना उसे घर में घुसकर मारेगी। एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इसी बयान पर पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया। वहां के विदेश मंत्रालय ने इसे भड़काऊ बयान बताते हुए रक्षा मंत्री से ऐसी बयानबाजी न करने की अपील की, क्योंकि रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत सीमा लांघकर भी पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है। और यही बात पाकिस्तान के कलेजे में फांस की तरह चुभ गई, क्योंकि रक्षा मंत्री ने इस दौरान ये तक कह दिया कि अगर ऐसी स्थिति आई तो भारत का हर नागरिक हथियार उठाने के लिए तैयार रहेगा, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह सुलग उठा। उधर अटलांटिक महासागर में पिछले महीने धमाके के बाद डूबी टाइटन पनडुब्बी से मिले शवों की पहचान के लिए उनका डीएनए टेस्ट करवाया गया। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि समंदर में धमाके की वजह से उस पनडुब्बी में सवार सभी लोगों के शवों के कई टुकड़े हो गए थे, जिसकी वजह से उन 5 लोगों की पहचान कर पाना नामुमकिन था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक इसलिए उन शवों के हिस्सों का डीएनए टेस्ट करवाया गया। पिछले महीने 18 जून को यह हादसा उस वक्त हुआ था जब टाइटन पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से रवाना हुई थी। लेकिन जैसे ही समंदर की गहराइयों में ये पनडुब्बी उतरी, उसमें तेज धमाका हो गया था, जिससे उसमें सवार ब्रिटेन के कारोबारी हामिश हार्डिंग, पाकिस्तानी कारोबारी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान, फ्रांस की नौसेना के अधिकारी पॉल हेनरी और टाइटन पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश की मौत हो गई थी। इस पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ताइवान के पक्ष में जापान के बयान देने पर चीन बौखला गया और एक रोज पहले जापान ने ताइवान का साथ देते हुए चीन को आक्रामक देश बताया था, जिसके बाद चीन बुरी तरह जापान पर भड़क गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन ने ताइवान को अपना हिस्सा बताते हुए जापान को इस मुद्दे से दूर रहने की सलाह दी। यही नहीं, चीन ने जापान को धमकी देते हुए 2 टूक कहा कि जापान आग से खेलना बंद करे, नहीं तो वो जलकर राख हो जाएगा।
ताइवान को डराने के लिए चीन आए दिन अपने लड़ाकू विमानों और युद्धपोत उसकी सीमा के पास भेजता रहता है। चीन ताइवान समेत पूरे चीन सागर को अपना बताता आया है, जिसकी वजह से कई पड़ोसी देशों से उसका विवाद है। चीन की नजर जापान के सेंकाकू द्वीप पर ही रहती है। इसी वजह से दोनों के बीच तनाव बना हुआ है। परिंदों की परवास कायम रहे, परिंदों की परवास कायम रहे, कई ख्वाब शामिल उड़ानों में है। सौभाग्य की एक बात कही देवमणि ने, कहां गुम है मंजिल पता ही नहीं, निगाहें मगर आसमानों में है। तो मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त होगा सौभाग्य की एक बात का।